जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसपे मैं अमित कुमार सिंह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ सीटेट के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीटेट का फॉर्म पढ़ रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं। एग्जाम आपका आने वाला है। देखिए, सीटेट जो होता है आपके हर साल कम से कम 2 बार सीटेट के एग्जाम होते हैं, 2 बार फॉर्म फिल होते हैं, 2 बार एग्जाम होते हैं, लेकिन रिजल्ट मात्र 8%। मैं फर्स्ट टाइम में ही सीटेट को अच्छे नंबर से 110 प्लस नंबर से, चाहे सीटेट फर्स्ट हो चाहे सीटेट टू हो, दोनों एग्ज़ाम्स को हमने क्रैक किया फर्स्ट टाइम में ही। हम पे फिर दोबारा एग्ज़ाम दे जरूरत नहीं पड़ी और मैंने बहुत कुछ स्पेशल बुक्स या फिर कुछ नहीं पढ़े। लेकिन आप कैसे क्लियर कर सकते हो, आप कैसे पास कर सकते हो, तो मेरे पास आप जुड़िए। हम आपसे बताना चाहेंगे कि सीटेट के ऊपर पास करना है तो केवल क्वेश्चंस के समझना है, क्वेश्चंस के मूल को समझना है, क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ, क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। रटने के लिए बस 15 नंबर तो आपको रटना भी नहीं है। 15 नंबर तो आपको कुछ नहीं आता तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप वीडियो को डेली कंटिन्यू देखिए, मेरे प्रैक्टिस सेट को देखिए, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। आज हमने पेपर 2018 के क्वेश्चंस आप कराएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, पेपर 2018 आप क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बस चलो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, सृजनात्मकता को। देखिए, सृजनात्मकता मतलब क्या होता है, तो सृजनात्मकता की अगर बात करें तो ऐसी सोच की बात करता है। देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़िएगा। सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच या फिर द्रव बौद्धिकता। अगर हम बात करें सृजनात्मकता है क्या, सृजनात्मकता ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप क्रिएटिव माइंड कह सकते हैं, क्रिएटिव माइंड। आपने बहुत देखा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। कबाड़ों से घर का सजावट बना देते हैं, घर की जो आपकी बोरी बोरी बिस्तरी होती है, घर के जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे मैट वैट बना देते हैं। तो वो क्या है, वो क्रिएटिव माइंड के हैं, इसलिए वो क्या सृजनात्मकता सोच रखते हैं, विविध सोच रखते हैं। ठीक है, नवीन ढंग से सोचना, विचार करना तथा कार्य करने में समर्थ बनना ही क्या है, आपका सृजनात्मकता सोच है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करना ही क्या है, सृजनात्मकता को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है, तो सृजनात्मकता को दिखाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का सी आंसर आपका होगा। ठीक ना, फर्स्ट का सी आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे। ठीक है बच्चा लोग जी, चलो, विविध सोच। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, देखते हैं, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। जब भी किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को नियम की बात करता है तो वो ध्वनि संबंधी होता है। कैसा होता है, ध्वनि संबंधी। क्योंकि भाषा की लघुत्तम इकाई ही क्या है, ध्वनि है। कोई भी वाक्य हो गया, उपवाक्य बन रहा है, पद बन रहा है, पदबंध बन रहा है, सभी अगर सार्थक तभी हो पाते हैं जब ध्वनियों के समूह से बनते हैं। जब ध्वनि के समूह से बनेंगे तभी क्या होंगे, वो आपके नियमों के अंतर्गत बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आपको क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि जब कोई भी सोच रहे हैं आप, अब भाषा द्वारा क्या रिफ्लेक्टेड हो रही है, भाषा द्वारा क्या प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत या फिर संस्कृति प्रभावित। ठीक है भाई, आप देखते हैं जैसे इंग्लिश बोलता है कोई तो आपको प्रभावित करता है। हम लोग भाई ग्रामीण एरिया के हैं, गांव के लोग में हम लोग हैं, तो कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है तो हमारे सोचने के चेंजेस में, सोचने की प्रक्रिया में क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मुझे। आप देखते हैं कोई गांव का बच्चा जब इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलता है तो आपकी जो सोचने की परिभाषा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी बच्चे के प्रति, गांव के प्रति। ठीक है, तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहेंगे। क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष तो आपके बोध और समझ से संबंधित है, जिसे मॉरिसन ने दिया था। ठीक है भैया, भाषा विकास को भी निर्धारित करती है, संज्ञानात्मक विकास को भी निर्धारित करेगी। इसलिए तो कहा जाता है कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उनकी मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, क्योंकि
पियाजे नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है और यह किसी भी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता है। यहीं पे पियाजे नाम के मनोवैज्ञानिक को कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसी भाषा से प्रभावित नहीं होने वाला है, किसी भाषा से प्रभावित नहीं होने वाला है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास को भाषा निर्धारित करती है, भाषा प्रभावित करती है। देखिए, वाइगोत्स्की महोदय और फिर पियाजे महोदय, दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, दोनों लोग का अलग अलग मत। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, पियाजे महोदय कहते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए, भाषा निर्धारित। क्या हो जाएगा? भाषा निर्धारित। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। और किसी को भी कोई समस्या होगी तो कमेंट करेगा। देखिए, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। आप देखिए, हम अधिक से अधिक 30 मिनट क्लास लेंगे, 30 मिनट में आपको पूरे 30 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है कलन विधि का, अनुमानी विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या फिर अंतर्दृष्टि का। देखिए, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया। ठीक है, ये भी जानते रहिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। ठीक है, कोहलर ने दिया आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। लेकिन पूछा अपने अनुभवों और सुझावों, ठीक है, के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण को परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वो उपयोग करता है किसका? तो भैया वो अनुमान का कर रहा है। ठीक है, अनुमान लगा रहा है ना, अनुमान लगा कर रहा है। मानसिक सोच नहीं, कलन विधि, अंतर्दृष्टि नहीं, सूझ का उपयोग नहीं कर रहा, वहाँ पे अनुमान लगा कर रहा है, अनुमान विधि का यूज कर रहा है। और अनुमान विधि या खोज विधि को अनुमान मतलब खोज, अनुमान विधि को किसने दिया? तो अनुमान विधि को किसने दिया? तो अनुमान विधि के जन्मदाता या फिर खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो भैया आर्मस्ट्रांग है। कौन है? आर्मस्ट्रांग। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, कौन है? आर्मस्ट्रांग। ठीक ना, तो आर्मस्ट्रांग क्या है? खोज विधि के जनक है। ठीक है, अनुमानी विधि के जनक है कौन? आर्मस्ट्रांग। इस विधि की अगर विशेषता की बात करें तो इस विधि की विशेषता यह कि विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। आर्मस्ट्रांग विधि में क्या होता है? आर्मस्ट्रांग विधि या खोज विधि या फिर अनुमानी विधि, इस विधि में परीक्षार्थी जो होता है वो खुद से परीक्षण करता है, खुद से खोजता है। हाँ, आगे देखते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। भैया क्या करिए, बहुत से बड़े बड़े वर्क हैं, जैसे आप ही पूरे एक चैप्टर को, पूरी किताब को, चैप्टर को पूरे एक साथ नहीं पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में आप टॉपिक वाइज बना लेते हैं कि इतना टॉपिक पढ़ना है, फिर इतने टॉपिक को समझना है, फिर इतने टॉपिक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दिव्या नाम की कोई लड़की है, निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है। हाँ, और वो उपयोग किसका करती है? तो किसका उपयोग कर रही है? द्वितीय विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, या कम करने की विधि का। ठीक है, तो भैया दिव्या अक्सर जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर रही है कार्यों को ना, मतलब वो क्या कर रही है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। जब समस्या कठिन होता है ना तथा समस्या का समाधान प्राप्त करना आसान नहीं होता है, तो आपका उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें समस्या को छोटे छोटे विषयों में बांट कर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो भैया विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम लोग समस्या का समाधान हल करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। भैया जब हम पुरुष और महिला कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारण समाज कर रहा है कि महिला को ये करना चाहिए, पुरुष को ये करना चाहिए। अगर पुरुष मतलब खाना बना रहा है तो अरे यार ये तो लड़कियों वाला काम है, लड़कियां अगर जॉब कर रही थी यार लड़कों वाला काम है, लड़कियां जींस क्यों पहनी है? तो भैया ये सभी क्या है? पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारण समाज करता है। कथन बताता है कि ठीक है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या है? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, न कि अनुवांशिक अंतर्ज्ञानी अंतर्निहित नहीं है। लैंगिकता क्या? एक सामाजिक अवतरण है। तो 6 का क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आपको क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया हम जानते हैं कि समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती है। अब भी जानते हैं कि भारतवर्ष कैसा देश है? तो भारत एक पितृ प्रधान देश है।
हाँ, जहाँ महिलाओं को तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को अधिकार प्राप्त है, जबकि महिलाओं को हीन समझा जाता है। भाई वो किसी भी काम में जाती हैं तो समाज रोकता है। तो भैया भारत पितृ प्रधान देश है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारण समाज कर रहा है, तो इसलिए क्या है, सामाजिक अवतरण है, समाज से समाज। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक बन रहा है, समाज से सामाजिक, ठीक है, समाज से सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। हाँ, देखेंगे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, ग्रेडिंग, अंकन, कोडिंग और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण कौन से हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, तो भैया जो हम ग्रेडिंग करते हैं, बच्चे जब जैसे आप देखते हैं कि क्लास 6-8 में यहाँ पे बच्चे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ाते होंगे, तो जब स्कूल में आप पढ़ाते हैं, तो स्कूल में आप जब पढ़ाते हैं तो आप देखिए बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं एनुअल का। जब एनुअल का आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो बच्चों के जो नंबर आते हैं उसका अंकन वगैरह करते हैं, उन्हें ग्रेड देते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा, उनका बिहेवियर कैसा रहा, उनका ड्रेस कैसा रहा। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ें क्यों करते हैं, तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ये क्या है भैया, अधिगमकर्ता जो सीख रहा है, जो बच्चा आपका है, वो उसने पूरे साल भर में क्या किया, क्या उपलब्धि हासिल किया, उसका व्यवहार कैसा रहा, उसके चरित्र कैसे रहे पूरे स्कूल में, कितना नंबर पाया, कितना सब्जेक्ट में तेज है। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें, और फिर कितना अटेंडेंस रहा उसका, डिसिप्लिन की बात वहाँ पे कर देगा। तो इस सभी चीज़ का आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण क्या हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अब भैया शिक्षकों की सहायता क्यों करेगा, जब हम आकलन करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं जब बच्चों के, ठीक है, बच्चों का जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में क्या करता है, सहायता करता है। हम आकलन क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। हम कक्षाओं में समूह बनाने के लिए नहीं, उनकी गतिविधियों की सूची तैयार करने के लिए नहीं, प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए हम आकलन करते हैं, और जो उपलब्धि का आकलन करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलता है। भैया क्लास 8 का बच्चा है, उसके रिजल्ट को देखते हुए हम 9th में जब पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट को देखते हुए हम उसकी विधियों, उसके सभी चीज़ों को जान जाएंगे, हम उसकी उपलब्धि का आकलन जान जाएंगे। भैया उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो पढ़ने में कैसा है, उसके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो हम रिपोर्ट कार्ड से ही उसके बारे में आकलन लगाते हैं। और जब हम आकलन लगाते हैं तो हम अपने शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सफल होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखता जाए, समावेशी शिक्षा दिया है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं। भैया देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो समावेशी शिक्षा देखिए सिंपल सा समझिएगा, समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा क्या होता है कि भारत में अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक सांस्कृतिक कल्चर हैं, अनेक पहनावा, अनेक ढंग, अनेक तरीके हैं। तो समावेशी शिक्षा में ऐसी शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत वंचित बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अलग अलग धर्म जाति के बालक, अलग अलग संप्रदाय के बालक, सभी बच्चे जब एक छत के नीचे एक टीचर से जब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उसे समावेशी शिक्षा बोला गया। वो चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंद बालक हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो किसी अमीर घर का बालक हो, चाहे किसी गरीब का, किसी उच्च कुलीन बालक हो, चाहे आपका निम्न वर्ग का बालक हो, सभी को जब एक साथ शिक्षा दी जाए उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। एक छत के नीचे शिक्षा दी जाए उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो भैया समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो भैया समता एवं समानता का अवसर देता है। क्या देता है, समता एवं समानता का अवसर देता है। ठीक है, तो 9th का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया, तो भैया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आपका 1992, 95, 99, 2016 कब लागू किया गया, तो भैया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम देखा जाए तो ये आपका 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 2016 को लागू किया गया। क्योंकि जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने कहा कि अब हम जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है उनसे बालकों को हम विकलांग नहीं बोलेंगे,
ऐसे व्यक्तियों को हम विकलांग नहीं बोलेंगे, विकलांग की जगह पे नए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2016 में। हाँ, ये भैया आपका 21 वर्ष पुराना दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का स्थान की जगह पर 16 दिसंबर 2016 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लाया गया। मतलब 21 वर्ष बाद लाया गया, करीब कह सकते हैं, करीब 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 21 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, देखो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे हमने बताया। अच्छा देखिए, विविधता व्यक्तिगत क्या होती है, पर्सनालिटी क्या है। आप देखते होंगे कि एक माँ के कोख से उत्पन्न दो बच्चे बिल्कुल जुड़वा बच्चे हैं, एक साथ एक समय पैदा हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो जुड़वे बच्चे होते हैं रूप में, रंग में, आकार में जैसे होते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत सोच अलग अलग होती है, विचार उनके अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। तो यही पूछा कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक क्या करे? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करे, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो भैया सिंपल से यहाँ पे देखेंगे, सिंपल से क्या देखना है कि विभिन्न विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रचित होना चाहिए। भैया हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के टाइप के बालक हैं, कोई गरीब घर से आता है, कोई अमीर घर से आ रहा है, कोई अलग जाति धर्म से आ रहा है, कोई किसी का अलग सांस्कृतिक कल्चर है, किसी बच्चे की अलग भाषा है। तो हम उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानेंगे तो हम अपने उसी बच्चों के अनुसार अलग अलग अधिगम शैलियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो भैया जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आया, आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A के बारे में अगर आपने जानते होंगे तो ये जो आया आर्टिकल 21A अधिनियम आया कब? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से? तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। ठीक है, और ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया 2009 में, लागू किया गया 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में से लागू किया गया था, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। कितने बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। लेकिन ये सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे था, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए कितना था? दिव्यांग बच्चों के लिए कितना था? 6 वर्ष से 18 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये आपका एक्ट लाया गया था। तो भैया जो सुनिएगा, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक रखा गया, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक रखा गया। ये लाया गया 2009 में अधिनियम, लेकिन लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक ना, चलिए आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? ठीक है भैया, हम देखते हैं विविध अधिगमकर्ताओं के लिए। अब अलग अलग अधिगमकर्ता बालक हैं, कोई सामान्य बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई विकलांग है, तो सभी बालकों के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना किया जाए, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना की जाए, यहाँ पे उनको व्यावसायिकता ही नहीं दिया जाए। मानववादी दृष्टिकोण ठीक है, सार्वभौमिक समझ शिक्षा का नैतिक विचार नहीं है, यहाँ पे नैतिक विचार कोई नहीं है, लेकिन भैया अलग अलग अधिगम करता, अलग अलग सीख। अधिगम मतलब देखिए सिंपल से नहीं, अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीखना, अधिगम करता और सीखने वाला। जैसे स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट सीखने वाला है, उसी को हम अधिगम करता बोलते हैं, और जो सीख रहा है, जो शिक्षा उसे दी जा रही है, वही क्या अधिगम हो रहा है, वो जो ग्रहण कर रहा है अधिगम कर रहा है। ठीक है, तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना ही आपकी क्या होती है? यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसका आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? दिया है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, किसमें अंतर्निहित है? भैया स्व जागरूकता मतलब खुद से जागरूक हो रहे हैं आप, और अपने संज्ञानात्मक क्षमताओं मतलब बुद्धि का, बोध का, समझ की क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग करना, समीक्षा कर रहे हैं आप, संशोधन कर रहे हैं इत्यादि, संज्ञान बोधन है, संज्ञान है, समायोजन है, या फिर केंद्रीकरण है। तो भैया ये कॉग्निशन आता है, ये संज्ञान बोध है भैया, सिंपल सा है संज्ञान बोध।
जब आप प्लानिंग करते हैं, समीक्षा कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, ये सभी संज्ञान बोध में अंतर्निहित होती हैं। सब के सब किसमें है? संज्ञान बोध में अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? अंतर्बोध आपका। ठीक है, तो सभी के सभी किस में आएंगे भैया? संज्ञान बोधन में आएंगे। समायोजन तो नहीं आएगा। समायोजन में जब हम किसी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हैं तब समायोजन आता है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा। जैसे आप सेंट्रलाइज तब होता है जैसे मतलब आज की शिक्षा जो है, तो आज की शिक्षा किस पे केंद्रीकृत की है? बालकों पर केंद्रीकृत करके की जाती है, व्यवहारिक शिक्षा जो आपकी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सृजनात्मक सोच, मूर्त सोच, अमूर्त सोच या प्रक्रियात्मक, हाँ प्रक्रियावादी सोच। भैया सिंपल सा, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं के आधार पर, जब जब जिन्हें सूचनाएं पहले से प्राप्त हैं तो सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं। वो जब उन्हें कोई भी चीज़ें पता है, पहले से उन्हें पता है, हाँ कॉन्क्रीट थिंकिंग यहाँ पे करेंगे। क्या होगा इसकी? कॉन्क्रीट थिंकिंग इसकी सही आंसर होंगे। क्या होंगे? कॉन्क्रीट थिंकिंग इसकी सही आंसर होगी, मतलब आपकी मूर्त सोच इसकी सही आंसर होगी। देखो सिंपल से समझिएगा, मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है उसे, जिसे इसे कहा जाता है जिसमें बच्चे सूचनाओं की व्याख्या पहले पता है उन्हें और उसी के अनुभव के आधार पर सोच रहे हैं। जैसे पर्यावरण के बारे में बच्चों को मान लो व्याख्या दे दिया गया कि पर्यावरण क्या है, इसमें क्या क्या समाहित है। हाँ, और जब पर्यावरण की व्याख्या उन्हें दे दी गई, उन्हें सूचना मिल गया पर्यावरण क्या है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें समाहित होती हैं, तो उसी के अनुभवों के आधार पर वो सोच रहे हैं, तो उसे मूर्त सोच। भैया उन्हें दिखा दिया गया कोई चीज़, जैसे हाथी, बच्चों को हाथी दिखा दिया गया, हाथी की व्याख्या कर दी गई, अब उसके आधार पर हाथी के बारे में सोच रहे हैं, तो मूर्त सोच हुआ ना। सृजनात्मक सोच तब होता है जब कुछ नया सोच रहे होते हैं, अमूर्त सोच तब होता है जब कल्पना कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यह चिंतन मतलब जो मूर्त चिंतन होता है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अथवा पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होती है। मतलब हम पहले पहले बता दिए, जैसे पर्यावरण के बारे में बता दिए, उसके बाद पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। हाथी के बारे में हमने बता दिया, रूप रंग आकार बता दिया, उसको दिखा दिया। जब मतलब कोई चीज़ें मूर्त चीज़ें होती हैं तो यही तो हुआ, जब सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहते हैं। हाँ, पहले पहले सोचना, सूचना प्राप्त है उसके आधार पर वो सोच रहे हैं। ठीक है, मूर्त सोच। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा किसी को। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, पसंद आए तो। और देखिए अभी जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये क्वेश्चन हमको लेके आएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। अब डेली अगर एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं भी 25-26 क्वेश्चन आपको कहीं जाने नहीं है। देखिए हम 30 क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम कोई भी आपके 30 मार्क खाने वाले शिक्षक नहीं हैं, और फिर हम झूठा वादा नहीं करेंगे 30 में 30 आप लाएंगे। लेकिन डेली प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए सिंपल सा है, हम बता दें, हम भी जब पहले फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे तो हमने केवल एक बार हमने बुक को पढ़ा, एक बार मैंने मालती सरस्वती की बुक को पढ़ा था। उसके बाद हमने केवल प्रैक्टिस सेट लगाया था, बहुत से प्रैक्टिस सेट लगाए थे। प्रैक्टिस सेट आप डेली करिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेरे आधा घंटा वीडियो देखिए, बस आधा घंटा हम वीडियो खत्म करा देंगे। अब डेली करते हैं, यही क्वेश्चन रिपीटेड होती है बार बार, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पैटर्न चेंज कर देता है, बस रहते हैं वही क्वेश्चन सेम। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, मतलब अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग आपकी पर्सनालिटी होती है, तो उनकी अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जब उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा? चयनित विधि, सटीक शिक्षण विधि, विभेदी अनुदेशन विधि या फिर त्रुटिहीन निर्देशन विधि, या फिर त्रुटिहीन निर्देशन विधि। तो भैया देखो ना, हम वहाँ पे विभेदीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विभेदीकरण कर रहे हैं ना। बालकों को हमने बांट दिया क्योंकि हम क्षमता के अकॉर्डिंग उनके पढ़ा रहे हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग स्तर से पढ़ा रहे हैं, अलग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जो एवरेज हैं उनके लिए अलग। तो उनकी अधिगमकर्ताओं की जब व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों पर ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं तो हम विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। चयनित नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिव नहीं कर रहे हैं, त्रुटिहीन नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों की क्षमता, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम विभेदित कर रहे हैं। विभेद मतलब क्या होता है? वर्गीकरण कर देना, अलग अलग कर देना, बांट देना, सिंपल से जानिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण या फिर अधिग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया आप बताते चले कि प्रतिपालन जो है ना अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है।
ठीक है, जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। और अधिगम के देखिए कम से कम 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो अधिगम के भैया 6 चरण हैं। अधिगम के मुख्यतः 6 चरण है। पहला तो है क्या? पहला है आपका इनिशियल एक्वेशन, जिसमें होता है प्रारंभिक अर्जन। क्या होती है? पहला तो होता है अर्जन, आपका प्रारंभिक अर्जन हो गया। दूसरा होता है उन्नत ऊर्जन, दूसरा भी अर्जन है लेकिन उन्नत ऊर्जन है आपका, ठीक है, उन्नत अर्जन है आपका। तीसरा क्या है आपका? प्रवीणता है। तीसरी क्या है? प्रवीणता है। तीसरी क्या है आपकी? प्रवीणता है, ठीक है, तीसरी क्या है आपकी? प्रवीणता है। और चौथा क्या है आपका? तो चौथा है आपका प्रतिपालन, ठीक है, प्रतिपालन है। पांचवा आपका है सामान्यीकरण, क्या है? सामान्यीकरण, ठीक है। और छठवां क्या है आपका? समस्या समाधान या फिर अनुकूलन, ठीक है, समस्या का समाधान करना या फिर आपका अनुकूलन, ठीक ना। तो भैया सिंपल समझाने की प्रतिपालन अधिगम का विशिष्ट चरण जो अधिगम के, ठीक है, सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है, ठीक ना। तो आपका 17 क्या हो जाएगा? आपका सी, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका सही आंसर, सॉरी जनरलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 18 नंबर जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, भैया संज्ञान हो गया चाहे भाव, देखिए संज्ञान और भाव जो है ना वो क्या है? एक दूसरे पे आपके आश्रित हैं या स्वतंत्र हैं या फिर इंटरलेटेड संबंधित हैं या फिर इंटीग्रेटेड एकीकृत हैं। तो जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जजोग के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जजोग ने कहा कि संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संवेग देखो देखो, संवेग मीन्स क्या होता है? संवेग मीन्स होता है इमोशन, फीलिंग, आपके भाव। तो वही जजोग ने कहा कि आपके भाव का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 20 आपका 18 का बी नहीं, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव कहते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? मतलब पूछा है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। मतलब बच्चे क्या होते हैं, जब भी हम कोई चीज़ नई विषय वस्तु के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। लेकिन हमने देखा पूर्व ज्ञान की जानकारी में उनके जो सीखे हुए कार्य हैं, सीखे हुए जानकारी है, उसमें हमें सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों के सामने प्रदर्शन विधि, मॉडल विधि का प्रयोग कर रहा है। मॉडल मतलब प्रदर्शन विधि, जिसमें कुछ दिखाया जाता है। तो शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो भैया प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। मॉडलिंग हमने बताया ना, मॉडल सिंपल से बता दिया, मॉडल पहले ही बता दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडल विधि का प्रयोग कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। जब भी सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा हो, यानी वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। और प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप के व्यवहारों का अवलोकन करता है, ठीक ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए, मैनन और जैनिश के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। सुनिएगा, मैनन और जैनिश ने यहाँ पे कहा कि जो डिसीजन लेने वाले बच्चे हैं ना, वो समस्या का विश्लेषण करते हैं, अनेक तरीके से समस्याओं को सोचते हैं, समस्याओं का हल सोचते हैं। तो विश्लेषण करें, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे तथा नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो भैया करता है सतर्क, निर्वर्तमान, निरंकुश या फिर चौकस, ठीक है। तो भैया ऐसे बच्चे क्या हैं? सतर्क हैं। ऐसे बच्चे क्या हैं? सतर्क, क्योंकि वो अनेक, मतलब किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसके अनेक विकल्पों पे सोच रहे हैं कि भैया हम इस समस्या का समाधान करेंगे तो ये समाधान होने के बाद फिर से समस्या तो नहीं आएगी, कोई फिर से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा। तो उसके अनेक विकल्पों पे, अनेक तरीकों का, अनेक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं उस समस्या का सॉल्व करने के लिए, और देख रहे हैं हर एक विकल्प का प्रयोग कर रहे हैं। तो हर विकल्प पे ये भी हर सोच रहे हैं कि ये विकल्प जो हम सोचने जा रहे हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जब वो कभी, देखिए सिंपल सा हम देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अच्छा लगे बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ करिएगा। जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं, तो बच्चे सुसाइड करते हैं, तो जो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सुनिएगा, शायद करियर में असफल होने की वजह से, तब उन्होंने इस चीज़ को सोचा नहीं, विश्लेषण नहीं किया, हम सुसाइड कर लेंगे, तो उन्हें लगता है कि हम सुसाइड कर लेंगे हमारे समस्या का समाधान हो गया।
लेकिन जो अदर बच्चे हैं वो ये भी सोचेंगे कि नहीं, समस्या सुधारना ये नहीं है, हमें कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, कुछ और छोड़ देनी चाहिए, हमें नहीं कर रहे हैं तो दूसरा चीज़ करें। जीवन एक आपकी क्या है, जीवन क्या है, सुख और दुख का क्या है, मेला है। आप जिसमें सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, एक झोला है जिसमें झोले में आपके गेंद पड़े हुए हैं, गेंद में आपको सुख भी है दुख भी है। आप कोई कभी उठाएंगे तो कभी सुख मिलेगा, कभी उठाएंगे दुख मिलेगा, मिलता रहेगा। तो जो सुसाइड कर लिए वो समस्या समाधान बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने समस्या समाधान बस जाना कि हम यहाँ सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, हमारी सभी समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं बच्चा। हम जानते हैं उसके लिए हम अलग विधि का यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो बच्चे सतर्क होते हैं, जो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग विकल्प बनाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो कई प्रकार से सोचते हैं। जैसे आप चेस खेलते हैं तो कई प्रकार सोचते हैं, हम ये गिट्टी बढ़ाएंगे, हम घोड़े को बढ़ा दिए, हम रानी को बढ़ा दिए, हम सिपाही को बढ़ा दिए, तो हमारी कितनी प्रायिकता बन सकती है उसको कटने की, पिटने की, उसके फायदे की। वही आपका क्या है, वह व्यवहार प्रस्तुत करता है कि आप सतर्क हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, एक समस्या सुधारक बच्चा है जो विचार के आधार पर विचार कर रहा है। देखो, चिंतन स्तर की बात कर रहा है, और चिंतन स्तर को किसने दिया, तो चिंतन स्तर को दिया हंट ने। ठीक है भाई, 3 स्तर होते हैं, एक मेमोरी स्तर होता है, स्मृति स्तर, फिर बोध या समझ स्तर आता है, फिर क्या कहते हैं चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को हंट ने दिया। तो एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वह समस्या पर तार्किक विचार करता है। ठीक है, वह तार्किक विचार आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। भाई, जो भी तार्किक विचार करेगा वो आगमन विधि का भी प्रयोग कर सकता है, जिसमें आपको उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, निगमन नियम से उदाहरण की तरफ जाता है, दोनों तरह से सोच सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सी इज द राइट आंसर, 21 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका होने वाला है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो देखिए, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। क्योंकि उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है ना, जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं। ठीक है, जिससे उनके अंदर क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, जो वास्तविक जीवन से संबंधित भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बस आपके 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कर्णकोटर, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण या फिर गतिबोधक। देखिए, इसमें सिंपल सा हो जाएगा क्या, काइनेस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेस्टिक मतलब गतिबोधक। हाँ, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि होती है, बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, जिससे माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हैं। किसी भी बात को सीखने में हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, वह बात हमें उतनी ही जल्दी और बेहतर याद रहेंगी। ठीक है, मतलब किसी भी बात को अगर हमें सीखना है तो उसमें हम जितने भी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी हम उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक मतलब गतिबोधक हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि शरीर के, क्या दिया है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर विकास कर दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए शरीर के केंद्रीय भाग से, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जो अपने किस अंगों को स्थिर करता है, तो सबसे पहले तो देखिए अपने सिर को स्थिर करेगा, फिर अपने भुजाओं को स्थिर करेगा, फिर धड़ को, फिर उसके बाद पैर को। तो ये किस विकास में आता है, विकेंद्रीकृत विकास सिद्धांतों को, मध्यबाह्य विकास सिद्धांतों को, सोपानी विकास सिद्धांतों को, या फिर विकर्णी विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकर्णी विकास के सिद्धांतों को। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा आपका, मध्य विकास के सिद्धांतों को। मध्य विकास का सिद्धांत या समीपत्य विकास का सिद्धांत, इसे देखिए सिंपल सा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडोस्टियल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसे कहते हैं समीपता का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समीपता का सिद्धांत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। समीपता सिद्धांत के में बताया जाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम में अनुसरण करते हैं। हमने बताया ना कि पहले सिर, फिर हाथ, फिर आपके धड़, फिर पैर, मतलब निकट से दूर की तरफ। इसी के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, और फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना होती है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में उंगलियों वगैरह का संचालन करना शुरू करता है।
आप देखते होंगे छोटे जो बच्चे होते हैं पहले पूरी एक एक उंगली को नहीं चलाते हैं। आप देखिए पेंसिल पकड़ रहे हैं तो आप 2-3 उंगली से पकड़ते हैं, फिंगर से पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक बालक पकड़ता है तो पूरी मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करता है, पूरे मुट्ठी से। तो इसीलिए बताया गया कि पहले केंद्रीय भाग का विकास होगा, उसके बाद उसके छोटे छोटे अंगों का विकास होता है, ठीक है। तो केंद्र से परिधियों की तरफ अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ जहाँ क्या होता है, जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का, या फिर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ठीक ना। तो भैया इसमें भैया आप सभी जानते हैं कि जो समाजीकरण इसमें हो रही है, फिर आधुनिक शिक्षा जो हो रही है, आधुनिक शिक्षा में हमें बच्चों पे जोर दिया जाता है, तो प्रमुख स्थान किसका हो जाएगा, स्कूली बच्चों का हो जाएगा, ठीक ना। प्रमुख स्थान किसका हो जाएगा, स्कूली बच्चों का होता है इसमें, ठीक है। हाँ भैया, स्कूल क्या होता है, बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है, अर्थात स्कूल के संपूर्ण गतिविधि, कार्यक्रम, शिक्षक, पाठचर्या, पाठ्यक्रम सभी के सभी किस पर निबंध होते हैं, और सभी के सभी बच्चे को केंद्र बिंदु मान कर कराए जाते हैं। बच्चे के शारीरिक गतिविधियाँ, मानसिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, नैतिक गतिविधियाँ, इन सभी का विकास ये सभी बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है, बच्चों को केंद्र में रखकर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। भाई आप जानते हैं जब आप स्कूल में जाते हैं, जब आप एक टीचर के रूप में जा रहे हैं तब भी स्कूल का जो कोई ड्रेस होता है उसी ड्रेस में आप आते हैं, या फिर बच्चे के रूप में जा रहे हैं तो बच्चे का जो ड्रेस होता है उसी रूप में जाते हैं। वकील होते हैं, वकील का अपना ड्रेस है, पुलिस की एक ड्रेस है। तो भैया जब किसी भी आप समूह में काम कर रहे हैं और एक ड्रेस में आप एक ही तरह का पोशाक सब लोग धारण कर रहे हैं तो आप कौन सब किस बात को दिखाते हैं, समूह आज्ञाकारिता को, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, या फिर समूह की पहचान का। हम्म ठीक है। तो भैया यदि आप एक शिक्षक समूह या फिर किसी भी पेशा में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई एक तरह दिखने का हम कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक ना। तो समूह की अनुरूपता का पहचान कर रहे हैं आप, अर्थात आप अपने आप को समूह में समायोजित करने के लिए समूह के नियमों का, विधियों का, मूल्यों आदि को आत्मसात कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरीके से आप अपने ड्रेस को या फिर अपने पोशाक को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें सिंपल सा क्या आंसर हो जाएगा, समूह की अनुरूपता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। देखिए पियाजे ने दिया आपका संज्ञानात्मक विकास में, ठीक ना। हाँ, इन्होंने बताया कि आपके संज्ञानात्मक विकास की परिकल्पना किसने किया, पियाजे ने किया। और पियाजे ने इसमें 4 अवस्थाएं बताई और 4 अवस्थाओं में सबकी अपनी अलग अलग एज है। संवेदी कामक अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है हमारी 2 से 7 वर्ष होती है। फिर मूर्त अवस्था जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक आपकी होती है 11 प्लस होती है। क्या होती है 11 प्लस, मतलब 11 से ऊपर 12 से ऊपर कर सकते हैं। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में आता है। किस में आता है, संवेदी गामक चरण में आता है। अर्थात बालक इस अवस्था में जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब ये हमारे सामने नहीं होती हैं। मतलब जब संवेदी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहेगा, उसने छोटे से खिलौने को देखा, अब खिलौने को छुपा दिया गया, वो तब भी वो भूला नहीं है, फिर से खिलौना लाया जाएगा तो समझ में आता है कि उसके अंदर क्या अस्थायित्व तो आ चुका है। वो जान चुका है कि कोई घटनाएं या कोई वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं है तब भी वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और ये किस अवस्था में आती है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जिसे इंद्रिय जानित गमक अवस्था बोला जाता है, ठीक है। ये पियाजे का विकास के प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो भैया जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है कभी भी वो बाल केंद्रित शिक्षा ही बनाती है। सिंपल से जानिए बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो होती है बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर संचालित की जाती हैं, इसलिए कि भैया बालक केंद्रित हो जाएगा इसमें, सिंपल सा है, ठीक है। कहें कि जो भी गतिविधियां बनाई जा रही हैं, जो भी शिक्षा पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, जो भी शिक्षा में सह कार्यक्रम गतिविधियां हो रही हैं, सब पाठ्यक्रम हो रहा है, सब बच्चों को ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 29, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, तो किस महीने में, ठीक है। तो भैया 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर
छोटे छोटे शब्दों वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रारंभ में उनके वाक्य स्पष्ट हो सकते हैं और भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो टूटे फूटे शब्दों को 18-24 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें करिएगा कौन सा 18-24, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चा लोग, हाँ क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो रहा है, तो आपका 29 का ये 18 से 24। ठीक, अगला दिया बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा कितने दी, तो विनय ने दिया। ठीक है, विनय ऑनेस्टर ने दिया था, सॉरी। तो देखते हैं इसमें कि बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा की किसने दिया, तो देखिए आप लोग सबको पता है कि जर्मन मनोवैज्ञानिक थे स्टैनफोर्ड। कहाँ के थे आपके जर्मन मनोवैज्ञानिक है स्टैनफोर्ड। ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक स्टैनफोर्ड ने तथा कुहलमान ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आईक्यू का जो सूत्र है आपका क्या होता है, मेंटल एबिलिटी अपॉन, एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, मेंटल एबिलिटी अपॉन रियल एबिलिटी इंटू 100। ठीक है, तो आईक्यू का हम लोग का जो सूत्र है क्या होता है, मेंटल एबिलिटी अपॉन रियल एबिलिटी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो भैया ये इन्होंने कब ही दिया, तो भैया आईक्यू का प्रयोग आपको 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो स्टैंड करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, स्टैंड कर देंगे। चलिए, यहाँ से आपकी इस क्वेश्चंस 2018 पेपर का था ये, तो यहाँ से कंप्लीट होता है। 9 दिसंबर 2018 का पेपर हुआ था। ठीक है, आप देख पाए होंगे, आप अपने आप को आकलित करिएगा, मूल्यांकन करिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से कल वीडियो को फिर से लाई जाएगी, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जिससे आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक बुक को पढ़िए, किसी एक बुक को पढ़िए, लेकिन डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारी क्लास से जुड़िए, हमारे क्लास को देखते रहिए, आपकी सभी चीज़ तैयार करा देंगे हम। ठीक ना, तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना चैनल टीचर्स लॉबी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।